और जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा होगा कि इस चैनल से लूसेंट के जीके जीएस के प्रश्न करवाए जाते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस एग्ज़ाम। आप भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आइए खासकर जो है आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस आदि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न, और आज जो हम वो एसएससी की ही प्रीवियस ईयर जो है उठाए हैं। और आज की हम सीरीज में साइंस का प्रश्न के बाद चर्चा करेंगे। किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे? साइंस के प्रश्न पर। ठीक है, तो चलिए बिना समय को हम गवाए हुए सीधे सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको कहता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी पोटासियम। तो सबसे हल्की धातु जो है साथियों वो है लिथियम। वो कौन सा है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए इसका अगर हम लोग शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो जो लिथियम है यह सबसे हल्की धातु मानी जाती है और इसका घनत्व केवल 0.53 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि डीएनए की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक, डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लुई पाश्चर। तो डीएनए की संरचना का जो खोज किए थे व्यक्ति वो किए थे वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक। वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों वो सही होगा। अच्छा, डार्विन जो है अगर हम लुई पाश्चर की बात करें तो ये पाश्चराइजेशन मेथड दिए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें तो ये जेनेटिक्स दिए थे, जेनेटिक्स अनुवांशिक गुण देने का काम किए थे। ठीक है, चलिए इसका हम लोग शॉर्ट डिस्कशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट डिस्कशन की अगर हम लोग बात करें साथियों तो 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना यानी जो कुछ इस प्रकार का होता है इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि मनुष्य के शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, गोल्जी बॉडी को। तो मनुष्य की शरीर का पावर हाउस जो है साथियों ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल? क्रेब्स साइकिल। और इस क्रेब्स साइकिल से 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी 38 एटीपी का निर्माण होता है यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसी से ग्लूकोज का निर्माण होता है जो हमको क्या देने का काम करता है? ऊर्जा देने का काम करता है। और यही कारण है कि मनुष्य का शरीर का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है साथियों, गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार गैस अणुओं का औसत गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या द्रव्यमान पर? तो गैसों के जो गतिज सिद्धांत है उसमें जो गैस अणुओं है उसका औसत गतिज ऊर्जा जो है साथियों वो तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तापमान यानी टेम्परेचर पर निर्भर करता है। और इसका हम डिस्कशन की बात करें तो आपको मालूम होगा कि गैस अणुओं का जो औसत गतिज ऊर्जा है वो केवल उसके तापमान पर ही निर्भर करता है। जिस प्रकार आप उसको गैस को अगर आप ताप दीजिएगा उस प्रकार उसका गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ेगा। अगर तापमान कम दीजिएगा तो गैस का जो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो घटेगा। तो हम सीधी तरह से ये कह सकते हैं कि जो गैस का जो अणु है वो तापमान पर उसका जो है गतिज ऊर्जा वो निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि मनुष्य का खून का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता है यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ए बी, ओ या बी? तो मनुष्य का खून का कौन सा समूह जो है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल डोनर है? तो वो है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है ये
कह सकते हैं सर्वदाता है। इसको क्या कहा जाता है? सर्वदाता, यानी ये सभी को ब्लड दे सकता है। लेकिन वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ब्लड ले सकता है? तो वो है AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव ये सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है, ये सभी से ब्लड को लेता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? C नंबर जो है वो करेक्ट होगा साथियों। नेक्स्ट हमारा बोलता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्यतः किस गैस का कारण होता है? ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो मुख्यतः पूछा है तो इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसी से हमारा पृथ्वी जो क्या होता है, गर्म हो जाती है। बाकी मीथेन भी ग्रीन हाउस प्रभाव का एक कारण है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन जो है ये जब गाय जुआली करती है उससे और गाय के गोबर से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। धान के खेती से और सड़े गले पदार्थों से भी कौन सा गैस निकलेगा? मीथेन गैस। ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव का एक कारण है, लेकिन मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C को चला जाएगा। नेक्स्ट बोलता है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? वायु, जल, लोहा या निर्वात? तो ध्वनि की गति के चलने के ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ये माध्यम जो है सबसे ज़्यादा ठोस में अधिक होता है ध्वनि का, उसके बाद फिर दाब में होता है, और उसके बाद फिर ये ठोस में, द्रव्य में, और उसके बाद फिर गैस में सबसे कम होता है। तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होगा? तो लोहा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C को चला जाएगा, और सबसे कम निर्वात में। चलिए ये लीजिए, ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है और उससे कम गैसों में सबसे कम होती है। नेक्स्ट बोलता है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच या ड्रॉमिन? तो बताइए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि न्यूटन का तीसरा नियम किस घटना को समझाता है? संवेग संरक्षण, क्रिया प्रतिक्रिया, ऊर्जा संरक्षण, गुरुत्वाकर्षण? तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्रिया एवं प्रतिक्रिया यानी ऑप्शन नंबर B को दर्शाता है। क्रिया प्रतिक्रिया कहने का मतलब है कि अगर प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही न्यूटन का तीसरा नियम। अगर आप मारें तो वो भी आपको धक्का देगा, आप उसको धक्का दिए तो वो भी अगर आपको धक्का दे रहा है, तो इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। ये न्यूटन का तीसरा नियम होता है। नेक्स्ट बोलता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल मात्र 120 दिन का होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को बोला जाता है, प्लीहा को, ठीक है, कब्रिस्तान बोला जाता है। चलिए, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी साथियों, ये जो सभी जो प्रश्न थे वो एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।